उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ एक ऐसा शहर है जहां पत्ता हिलना भी राष्ट्रीय खबर बनता है और इस जगह पे अपराध का पत्ता ना हिले इसकी जिम्मेदारी वर्तमान में संभाल रहे हैं लखनऊ के पुलिस कमिश्नर श्री IPS DK ठाकुर जी। आज हमारे साथ बातचीत करेंगे और हमें जानेंगे कि ऐसा क्या उनके पास है कि जो कोई अपराध का पत्ता ऐसा नहीं हिल पाए एटलीस्ट उनके कार्यकाल में, जिससे उत्तर प्रदेश के मान सम्मान में किसी प्रकार की ठेस पहुंचे। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे साथ में। सर पहला सवाल है सर, ऐसा कहा जाता है कि लखनऊ की पुलिस देश की सबसे अधिक राजनीतिक दबाव को झेलना पड़ता है लखनऊ पुलिस को। सर ऐसी परिस्थितियों में आप कैसे निपटती हैं? आप यहाँ के पुलिस कमिश्नर हैं सर। देखिए, मैं ये बताना चाहूँगा, जब अपने उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो जनसंख्या के हिसाब से उत्तर प्रदेश न केवल अपने देश में सबसे बड़ा राज्य है, अपितु विश्व में आप देखेंगे तो 7वें नंबर पर हमारा राज्य आता है। और उस राज्य की राजधानी की पुलिसिंग अपने आप में एक चुनौती होती है, क्योंकि यहाँ सारी पॉलिटिकल एक्टिविटी होती है। आप देखते होंगे, अभी आपने देखा होगा, न्यूज़ में देखा होगा, 2 दिन पहले राष्ट्रीय कांग्रेस की माननीय नेता प्रियंका गांधी जी आई और यहाँ GPO में महात्मा गांधी की प्रतिमा पर उनका कार्यक्रम था कि मैं पुष्पांजलि अर्पित करना है। 10 मिनट कार्यक्रम था। वो कार्यक्रम बाकायदा लिखा पर निर्गत हुआ था। हम लोग उनकी सिक्योरिटी के लिए एक ASL करते हैं। ASL को हम लोग एडवांस सिक्योरिटी लाइजन करते हैं, जिसमें उनकी सिक्योरिटी की जिम्मा संभाल ले CRPF, हमारे अफसर, इंटेलिजेंस विभाग के अफसर, सब मिलकर सब एक ही चीज़ तय करते हैं, कब आएंगे, कहाँ जाएंगे, नहीं जाएंगे। अब राजनीति का आप देखें, करिश्मा देखें, वो आती हैं 10 मिनट के लिए कहा करके और वहाँ 1.5 घंटे तक बैठ जाती है मौन पर धारण करके, बिना किसी सूचना के, बिना किसी अनुमति के। और उनके साथ जैसे हजारों भीड़ रहती है, जिसके कारण हमारी सारी योजना चौपट हो जाती है। हमें जो वहाँ ट्रैफिक को डाइवर्जन करना पड़ता है। हमें वहाँ संभालने के लिए हमारे सारे अफसर, सारे पुलिस वाले सारे काम छोड़ के वहाँ लग जाते हैं। तो ऐसी समस्याएं हमारे यहाँ आती रहती हैं, खासकर जब देखेंगे कि 2022 के फरवरी मार्च में चुनाव संभावित है यहाँ विधानसभा का, तो इस तरह उनकी एक्टिविटी होती रहती है। आम आदमी पार्टी के लोग आते रहते हैं, समाजवादी पार्टी सक्रिय है, तो यहाँ पर पॉलिटिकल एक्टिविटी लगातार कुछ न कुछ चलती रहती है। लेकिन मैं आपके इस बात से सहमत नहीं हूँ कि यहाँ पर कोई राजनीतिक दबाव रहता है। मैं लखनऊ में पहले भी SSP DIG रूप में 17 महीने रह चुका हूँ, काम कर चुका हूँ 2010 से 2012 के बीच में, और अभी भी करीब 8 महीने कार्यकाल मेरा पूर्ण हो चुका है कमिश्नर के रूप में। तो मैंने देखा है कि जो माननीय मुख्यमंत्री की जो अपेक्षा रहती है, वो हमेशा निर्देश देते हैं कि आप सही कार्य कीजिए। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि यदि आप पर कोई राजनीतिक दबाव आता है कहीं से, तो आप उसको मत मानिए, कोई ज़्यादा दिक्कत हो मेरे संज्ञान ला दीजिए। तो मेरे 8 महीने कार्यकाल में कोई से राजनीतिक दबाव नहीं आया, जिसके कारण कि हम लोग को पुलिस को कोई समस्या का सामना करना पड़ा। कमिश्नरेट सिस्टम सर न कि जनता के लिए बल्कि खुद पुलिस कर्मियों के लिए बिल्कुल नया था। तमाम सवाल उठे थे, पता नहीं सफल हो ना हो। तो बतौर यहाँ के मुखिया आपको क्या फ़र्क लगा कमिश्नरेट में और नॉर्मल पुलिसिंग के सर? देखिए, ये मैं कहना चाहूँगा, कमिश्नरेट पुलिसिंग ये आधुनिक काल की पुलिसिंग की सबसे बड़ी अवधारणा है। आप देखेंगे, यदि अपने देश में देखेंगे तो दक्षिण भारत के सभी राज्यों में और वेस्ट पश्चिम भारत सभी राज्यों में कमिश्नर सिस्टम बहुत पहले से लागू है। किसी भी एक शहर का नाम लीजिए, आप देखेंगे वहाँ पुलिस कमिश्नर बैठते हैं। उत्तर भारत में भी धीरे धीरे प्रथा प्रारंभ हुई। आप देखेंगे पंजाब में, हरियाणा में, राजस्थान में, सब जगह धीरे धीरे कमिश्नर सिस्टम आ चुका था। यहाँ तक कि आसाम में आ गया था, नागालैंड में आ गया था। लेकिन उत्तर प्रदेश और 3-4 जो चंद राज्य हैं उत्तर भारत के बचे हुए थे। से माननीय मुख्यमंत्री ने एक पहल लेकर के सबसे पहले जनवरी 2020 में लखनऊ और नोएडा में पुलिस कमिश्नर सिस्टम की शुरुआत की। बाद में अभी 3-4 महीने पहले कानपुर और वाराणसी में पुलिस कमिश्नर सिस्टम की शुरुआत हो चुकी है। अंतर क्या आता है आम जनता के लिए, पुलिस के लिए? जैसा मैंने आपको बताया कि मैं यहाँ इसी शहर में एज SSP DIG भी काम कर चुका हूँ। तभी मैं यहाँ पुलिस का मुखिया था और आज मैं कमिश्नर के रूप में कार्य कर रहा हूँ। तभी मैंने 17 महीने कार्य किया, तभी मैं 8 महीने कार्य कर चुका हूँ। क्या अंतर नज़र आता है पुलिस के लिए, आम जनता के लिए? सबसे बड़ी बात है कि जब कमिश्नर सिस्टम हो गया है तो हमारे पास यहाँ अफसरान ज़्यादा हो गए हैं। हमारे पास IG रैंक के 2 अफसर हैं, SP रैंक के 11 अफसर हैं और उस तरह एडिशनल SP हैं, डिप्टी SP हैं। जबकि उस समय मैं था, मेरे अंदर केवल 8 एडिशनल SP हुआ करते थे। तो वहाँ पर अफसरों की भारी कमी रहती थी। दौड़, यहाँ दौड़ो, यहाँ दौड़ो, यहाँ करो। हम लोग समय से प्लानिंग नहीं कर पाते थे।
इसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते थे, तो क्योंकि भाग दौड़ उसमें दिखता था। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है कि जब बड़े शहरों मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में लॉ एंड ऑर्डर की बात होती है, तो लॉ एंड ऑर्डर जब ड्यूअल रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है कि पुलिस पर भी है और मजिस्ट्रेट पर भी है, तो कभी कभी निर्णय लेने में देर लग जाता है, विलम्ब लग जाता है। और निर्णय लेने में देर लगने से क्या होता है कि फिर स्थिति गड़बड़ हो जाती है। जब कमिश्नर सिस्टम होता है तो क्या होता है, सारे मजिस्ट्रियल पावर्स आप में हैं, तो कोई लॉ एंड ऑर्डर पुलिस प्रॉब्लम आएगी तो आपको स्वयं निर्णय लेना पड़ता है कि हमें क्या कार्रवाई करनी है, और भीड़ को इकट्ठा होने देना है, नहीं होने देना है, उनको भगाने के लिए आपको जैसे आंसू गैस छोड़ने हैं, लाठी चार्ज करना है, क्या करना नहीं करना है, एक डिसीजन होता है, एक जगह होता है। आप जैसे जनरली सिस्टम जो ड्यूअल सिस्टम होता है, डीएम एसपी दोनों रहते हैं, तो कभी कभी गड़बड़ हो जाती है तो कहा जाता है डीएम कहेंगे अरे साहब हमने तो निर्णय दे दिया था, आदेश दे दिया था, पुलिस वाले इसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए। पुलिस वाले ये कहते हैं अरे साहब उन्होंने समय से निर्णय नहीं दिया या सही निर्णय नहीं दिया। तो अब वो दिक्कत नहीं है, अब आपके पास पूरे कमिश्नर सिस्टम है, तो आपका सबके पास मिनिस्ट्रियल पावर्स, हमारे एसीपी से लेकर के ऊपर सबके पास है। आप मौके पर हैं, मौके पर कोई भी लॉ एंड ऑर्डर है, कोई पॉलिटिकल मूवमेंट है, किसान मूवमेंट है, कोई मूवमेंट है, आपको फैसला लेना। अभी आपने देखा होगा 3 दिन पहले की बात है, यहाँ पर ये किसान संघ के गन्ना किसान संघ के बीएम सिंह राष्ट्रीय नेता हैं, आए थे यहाँ गन्ना संस्थान में बैठे हुए थे। फिर हम लोग निर्णय लिया नहीं, उनको बहुत देर हो गया, 48 घंटे हो गया, उनको जाना चाहिए। हमारे अफसर गए, उन्होंने वार्ता की, दबाव डाला, निगोशिएशन किया, फिर वो शांति से चले गए। चले ही नहीं कि उन्होंने बाद में जाकर के वहाँ से काफ़ी इसका अप्रिसिएशन भी किया कि नहीं पुलिस का जो व्यवहार रहा, पुलिस का जो कंडक्ट रहा वो काफ़ी सराहनीय रहा। तो ये कमिश्नर सिस्टम में ये आपको फ़ायदा होता है कि सारे पावर्स आपके पास हैं, मिनिस्ट्रियल पावर्स आपके पास हैं, आप लॉ एंड ऑर्डर की किसी भी स्थिति को संभालने के लिए आप स्वयं निर्णय लेते हैं। यदि आप सक्सेसफुल है तो आपकी सराहना होती है, यदि कहीं गलत फेल्योर हो गए तो फिर आपसे सीखते हैं और आगे अच्छा करने की कोशिश करते हैं। क्योंकि बड़े बड़े शहरों में क्या होता है, हमेशा आपको डीएम अवेलेबल नहीं हो पाते। डीएम के पास से बहुत सारे काम होते हैं, बहुत सारे विभाग होते हैं, तो कभी कभार जो ये दिक्कत आ जाती थी, मेरे ख्याल से कमिश्नर सिस्टम में ये दिक्कत अब नहीं आती है। तीसरी चीज़ जो होती है कि आपके पास जो सीआरपीसी के पावर्स है वो आ जाते हैं। हम जो लोग कहते हैं सामान्य भाषा में कि 107, 16, 133, 145, गुंडा एक्ट, गैंगस्टर एक्ट, इसके सारे पावर जब आ जाते हैं, हम उनको यूज करते हैं इस तरह से कि भविष्य में कोई अपराध ना कर पाए। ये हमारे प्रिवेंटिव एक्शन है। कोई अपराध करने वाला हो, अपराध करने की मनस्थिति में हो, उसको अपराध करने से रोकने के लिए करते हैं। तो फिर यहाँ भी हमारे पास है, हम ये नहीं कर सकते कि मजिस्ट्रेट ने सही कार्रवाई नहीं की। जनरली मजिस्ट्रेट के पास कोई रिपोर्ट जाती थी, कहते थे सही रिपोर्ट नहीं आई है, तो वो सारा आपके पास आ गया, तो आपको निर्णय लेना है। जैसा मैंने कहा कि आप सफल होते हैं क्रेडिट आपका है, कहीं असफल होते हैं तो फिर सीखते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। सर, यूपी पुलिस दावा करती है कि अपराध के जो आंकड़े हैं लगातार उसमें कमी आ रही है। आपके लखनऊ में आपके हिसाब से क्या कमी है, क्या आंकड़ा है पहले के मुताबिक? देखिए, अपराध के आंकड़े तो निस्संदेह कम हुए हैं, पूरे यूपी में कम हुए हैं और लखनऊ में भी कम हुए हैं, लेकिन मैं इससे हट के बात करना चाहूँगा। जनता आंकड़ों को देखने नहीं जाती, जनता के मन में एक परसेप्शन होता है। जी, जनता जिस मोहल्ले में रहती है उस मोहल्ले में देखती है कि इस मोहल्ले में क्या कोई गुंडागर्दी तो नहीं हो रही है, राइट, इस मोहल्ले में लूट की घटना तो नहीं हो रही है, और इस मोहल्ले में लोग भयभीत तो नहीं है, इस मोहल्ले में पुलिस की पेट्रोलिंग है कि नहीं, इस मोहल्ले में पुलिस की एक्टिविटी है ही नहीं। ये मोहल्ले में देखती है, थाना में देखती है, जिले में देखती है, शहर में देखती है। वो आपका आंकड़ा देखने नहीं जाती है। यदि उनके मन में परसेप्शन सही नहीं है पुलिसिंग का, आप लाख बार आंकड़ा दिखाते हैं, उनको विश्वास नहीं, उनको लगा सब आंकड़ा फर्जी है। तो मैं इसलिए बहुत ज़्यादा आंकड़ों पर विश्वास नहीं करता। मैं ये जरूर कार्य करने की कोशिश करता हूँ कि जिस एरिया में जिस तरह के अपराध हों वहाँ हमारी पुलिसिंग उसी तरह की हो। हमारे लखनऊ में कमिश्नर अभी भी 40 थाने हैं, तो ये नहीं हो सकता कि 40 थाना। हमारा एक रूरल थाना भी नगराम भी है जी, और हमारा एक थाना इधर गोमती नगर भी है, एक इधर हजरतगंज भी है, इधर चौक भी है। तो सबकी अलग अलग तरह की समस्या है, सबकी अलग अलग की चुनौतियाँ हैं, सब जगह अलग अलग लॉ एंड ऑर्डर के प्रॉब्लम है, सब जगह क्राइम के अलग प्रॉब्लम है। तो आपको ये डिसाइड करना पड़ता है कहाँ किस एरिया में किस तरह क्राइम है, उस क्राइम को टैकल करने के लिए किस तरह की एक्टिविटी की दरकार है, उस अनुसार आप कार्रवाई करते हैं। और यदि आम जनता, देखिए अपराध और समाज जी, ये अनादिकाल से चला आ रहा है, चलता रहेगा, साथ साथ चलता रहेगा। क्योंकि अपराध करने वाले हम मनुष्य ही होते हैं, हमारे में कुछ कम ही लोग होते हैं वो अपराध करते हैं। जब आप पुलिस की एक्टिविटी बढ़ती है तो वो कम हो जाता है, निस्संदेह कम हो जाता है। लेकिन अपराध कम होने और बढ़ने के बहुत सारे फैक्टर हैं, उसमें पुलिसिंग एक बहुत बड़ा फैक्टर है, लेकिन और उससे ज़्यादा फैक्टर केवल यही फैक्टर नहीं। आप चित्रकूट में जो अपराध होगा और मुजफ्फरनगर में अपराध होगा,
उसकी कभी तुलना नहीं कर सकते। बिल्कुल। आप ये नहीं कर सकते कि ये साहब एसपी साहब थे चित्रकूट में बहुत सफल थे, मुजफ्फरनगर में क्यों सफल का अपराध बढ़ रहा है, क्योंकि वहाँ अपराध होने के और सारे फैक्टर भी हैं। लेकिन जनता ये देखती है कि अपराध को रोकने के लिए पुलिस को जो करना चाहिए उसने पुलिस ने किया या नहीं, नंबर 1। और यदि कहीं अपराध घटित हो गया तो उस अपराध को सॉल्व करने के लिए, उस अपराध में संलिप्त अपराधियों को पकड़ने के लिए पुलिस ने क्या कार्रवाई की। जनता आपको इस पैमाने पर देखती है। आपका भी जब बच्चा जी किसी परीक्षा, कोई परीक्षा देता है, कोई कंपटीशन देता है, तो जरूरी नहीं हर एक बार वो सफल ही हो जाए, लेकिन आप ये देखते हैं सफलता में उसने प्रयास क्या किया, और यदि आपकी संतुष्टि रहती है उसने प्रयास सही किया, भले चूक गया तो आप उसको डांटते नहीं है, आपने बड़े कोई बात बेटा नहीं, अगली बार कर लेना। तो जनता भी ये देखती है आप प्रयास क्या कर रहे हैं। जनता भी ये समझती है कि जरूरी नहीं है कि 100 अपराध आप सॉल्व ही कर लेंगे, लेकिन जनता ये आपसे जरूर अपेक्षा करती है अपराध हुआ है तो आप पूरे मनोयोग से उसको खोलने के लिए, उसके अपराधियों को पकड़ने के लिए और उस अपराध को रोकने के लिए प्रयास करें। ये हमारा पैमाना होता है। लखनऊ में सर आप जब पहले भी यहाँ अधिकारी रहे हैं और अभी वर्तमान में भी हैं, एक मेन समस्या रही है पुराने लखनऊ में, अक्सर पहले मुहर्रम में सिया सुन्नी क्लैश होते ही थे। एटलीस्ट इस शासन में और आपके प्रशासन में शांति है, तो क्या कुछ विशेष कदम उठाए थे आपने इसके लिए, या कुछ सामाजिक सौहार्द बना रहे इसके लिए कुछ आपने अलग से प्रयास किए? देखिए, ये लखनऊ में, खासकर पुराने लखनऊ में सिया सुन्नी की जो प्रॉब्लम है, खासकर मुहर्रम को लेकर, ये बहुत पुरानी है, ये दशकों पुरानी समस्या है। एक समय करीब 25-30 साल पहले ऐसा होता था कि ऐसा विवाद बढ़ गया था कि मुहर्रम सारे जुलूस बंद हो गए थे। फिर सिया सुन्नी लोग बैठे, प्रशासन के लोग बैठे, पुलिस के लोग बैठे, फिर उन्होंने एक चीज़ करके तय किया कि कौन सा जुलूस कब निकलेगा नहीं निकलेगा वगैरह वगैरह की चीज़ तय है, निर्धारित है। हाँ, चूँकि ये शिया समुदाय का लखनऊ सबसे बड़ा केंद्र है जी, राइट। मौलाना कल्बे जब्बार साहब यहाँ पर हैं, मौलाना कल्बे जब्बार साहब हैं, ये पूरे भारत के नहीं पूरे विश्व के शियाओं के गुरु माने जाते हैं। सुन्नी तरफ देखेंगे मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली हैं। तो ये काफ़ी ऐसे धर्मगुरु हैं जिनको कि लखनऊ ही नहीं, उत्तर प्रदेश ही नहीं, देश ही नहीं, विश्व सुनता है। तो उनकी अहमियत काफ़ी है। तो हम लोग उनसे लगातार वार्ता करते रहते हैं, बात करते रहते हैं और ये सुनिश्चित करते हैं। जब मैं पिछली बार, जैसे मैंने कहा, जब मैं 2010 से 2012 के बीच पिछली बार एसएसपी था, तो 2 बार मुहर्रम कराने का मुझे मौका मिला था। 2 लगातार कंसेक्यूटिव ईयर्स मैंने मुहर्रम करवाए थे, दोनों पर शांतिपूर्ण हुए थे। अभी कोरोना काल चल रहा था, मुझे बताया गया कि 2020 में मुहर्रम का कार्यक्रम नहीं हुआ था, जुलूस नहीं निकले थे। इस बार देखते हैं क्या निर्णय होता है, क्या स्थिति रहती है। अभी देखा होगा आपने कि बकरीद हो रहा है, किसको बकरीद हम लोग मना ही रहे हैं, लेकिन रिस्ट्रिक्शंस के साथ है। रिस्ट्रिक्शंस ये है कि बकरीद जो नमाज अदा की जाएगी उसमें 50 लोग से ज़्यादा लोग नहीं आएंगे। और बकरीद बाद में तत्काल हम लोग का श्रावण शिवरात्रि होना था। अभी माननीय मुख्यमंत्री ने सभी कांवड़ संघों से बात करके निर्णय लिया है कि इस बार कांवड़ यात्रा नहीं निकलेगी। अगला मुहर्रम आएगा, मुहर्रम के बारे में क्या निर्णय होता है, क्या परिस्थिति है, उसके अनुसार जो भी निर्णय होगा, जो भी परिस्थिति के अनुसार हम लोग कार्रवाई करेंगे। यदि निर्णय होता है कि क्या जाएगा, जुलूस निकलेंगे तो जुलूस हम लोग शांतिपूर्ण निकलवाएंगे। यदि निर्णय होता है कि नहीं, कोरोना देखते हुए जुलूस नहीं निकलेंगे तो उसका हम लोग पालन कराएंगे। लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं पिछले 8 महीने से हूँ, इनके और भी कार्यक्रम होते रहते हैं, दोनों धर्मगुरुओं से हम लोग की बात होती रहती है, उनके अनुयायियों से बात होती है। देखिए, वो लोग भी मूल रूप से शांतिप्रिय हैं। मूल रूप से कोई भी नहीं चाहता कि हम अशांति फैलाएं, क्योंकि जानते हैं कि हम अशांति फैलाएंगे या कोई शांति फैलाएगा तो अंत में नुकसान आम जनता। पुलिस चलिए कुछ दिन डिस्टर्ब होती है कि अंत में तो जिस एरिया में रहते हैं, आपके यहाँ कोई दंगा हो गया, आपके यहाँ कोई भड़काऊ चीज़ हो गई, आगजनी हो गई, कुछ हो गई, नुकसान किसका हो रहा है? आपकी सारी एक्टिविटी बंद होती है, आपकी सारी व्यावसायिक गतिविधियाँ बंद हो जाती है। बहुत गरीब हैं, उनको खाने के लालच कर जाते हैं, रोजगार ठप पड़ जाता है। तो मुझे नहीं लगता कि मैं अपने पिछले 26-27 साल के पुलिसिंग मैंने देखा हो कहीं कि आम जनता खुद चाहती हो कोई हमारे यहाँ कोई अपनी गतिविधि हो, कोई दंगा हो, कोई कानून व्यवस्था की समस्या हो। पुलिस साथ रहे, उनको साथ लेकर चले, कभी कोई समस्या नहीं। सर, लखनऊ अपराधियों के साथ साथ आतंकियों के निशाने पर रहा है। कोई विशेष प्रशिक्षण या विशेष योजना इन आतंकियों को पकड़कर लखनऊ या आतंक मुक्त बनाने की क्या योजना है आपकी? देखिए, बताना चाहूँगा आपको, शायद आप जानकारी होगी, मैं यहाँ पुलिस काउंसिल लखनऊ बनने से पहले एटीएस में ही था। एटीएस में डीजी था, मैं 15-16 महीने से यहाँ देख रहा था। और आपका जो प्रश्न है ये बहुत रिलेवेंट है, बहुत टॉपिक है, खासकर जो हमारे यहाँ अभी लोग पकड़े गए हैं। मैं एक ट्रेंड बताना चाहूँगा जो आपने सारे ऑब्जर्व भी किया होगा कि अब जो आतंकी बन रहे हैं, पैदा हो रहे हैं या आगे
भरने के लिए जा रहे हैं, ये वो लोग हैं जो कहीं एक्चुअली फिजिकल ट्रेनिंग नहीं पाते हैं। इनका जो इंडोक्ट्रिनेशन होता है, रेडिकलाइजेशन होता है, सब ऑनलाइन होता है। मैं भी ATS में था, हमने भी कई मॉड्यूल पकड़े थे, वो लोगों से पूछताछ मैंने स्वयं भी की थी, तब हम जो सिस्टर एजेंसी उनसे बात होती थी। अब क्या हो रहा है कि ये जो इंटरनेट का ज़माना आ गया है, ऑनलाइन ज़माना आ गया है, उसमें हम लोग धीरे धीरे एकांतप्रिय होते जा रहे हैं। हम घर में अकेले पड़े रहते हैं, दिन भर इंटरनेट पर सर्फिंग करते रहते हैं, देखते रहते हैं क्या है नहीं होता है, और घर वालों को पता भी नहीं चलता हम क्या होता है। बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनको हम लोगों ने पकड़ा, और जब उनके परिवार वालों को दिखाया, देखिए आपके बेटा भाई ये कर रहा था, तो उनको खुद विश्वास नहीं हुआ। अभी कुछ दिन पहले आपने देखा होगा, कई 7-8 महीने पहले कुशीनगर से दिल्ली स्पेशल से लेने को पकड़ा था, हम लोग उस ऑपरेशन में थे। उसने एक बम का विस्फोट करने के ट्रायल भी किया था, और पूरे गाँव वालों को इसको पता ही नहीं था। हो क्या रहा है कि ये लोग ऑनलाइन इनका रेडिकलाइजेशन हो रहा है। होता है क्या कि जब आप इंटरनेट में जाते हैं, गूगल पर जाते हैं, कहीं जाते हैं, तो कुछ न कुछ निकला पढ़ते रहते हैं। फिर कोई फेसबुक कोई लिंक मिल जाता है, फेसबुक जुड़ जाते हैं। फेसबुक जब इंटीमेट होने लगते हैं, फिर आपको व्हाट्सएप पर ले आते हैं, टेलीग्राम चैनल पर ले आते हैं, तमाम ऐसे चैनल्स पर ले आते हैं। फिर आपको जोड़ने लगते हैं, फिर देखते हैं कि आपकी उसकी इच्छा है, तो आपको उस तक लिटरेचर भेजते हैं। फिर आपको तैयार करते हैं कि आप कुछ एक्टिविटी करें, बम बनाना सीखें, ये करें वो करें। अच्छी बात यह है कि जो देश की जो अपनी एजेंसियां हैं, जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, इंटेलिजेंस एजेंसी है, हम लोग सब मिल करके इनकी ऑनलाइन एक्टिविटी पर भी नज़र रखते हैं, और हम लोग कोशिश करते हैं कि ये कुछ करें, वास्तव में कुछ कर पाएँ, उससे पहले ही हम इन लोग को रोक लें, पकड़ लें, रख लें। जो अभी लखनऊ में काकुरी एरिया में लोग पकड़े गए हैं, वो भी इसी मॉड्यूल के तरह थे, जो आपने पढ़ा कि ये हरकतुल अंसार ग्रुप के थे, और वहाँ पाकिस्तान से कोई हलमंडी को प्रेरित कर रहे थे। ये भी बनाना सीख रहे थे, प्रेशर कुकर बनाना सीख रहे थे, बना रहे थे, लेकिन कुछ एक्चुअली कुछ कर पाते, उससे पहले ही हमारी सुरक्षा एजेंसी ने उनको पकड़ लिया। ये समस्या जो ऑनलाइन रेडिकलाइजेशन की है, ये चलती रहेगी। इस समस्या से हम लोग को अभी तत्काल निजात मिलने वाला नहीं है, क्योंकि ये वर्ल्ड ओवर ट्रेंड है। आपने देखा होगा कि जब अलकायदा का उधर मिस्र वगैरह सब में QIS वगैरह स्टार्ट हुआ, क्या हुआ, पूरे विश्व के तमाम मुसलमान वहाँ गए भाग लेने के लिए, लेकिन भारत से बहुत कम संख्या में गए। ये हमारे देश की गंगा जमुनी तहजीब की बहुत बड़ी उपलब्धि थी कि यहाँ इतनी संख्या में मुसलमान होने के बावजूद हमारे यहाँ से उस संगठन में भाग लेने के जाने वाले बहुत कम मात्रा में, बहुत कम संख्या में थे। जबकि तमाम देशों से हमने देखा होगा, यूरोपियन कंट्री से लड़कियाँ भी गई, शामिल हुई। तो ये ऐसी लड़ाई है जिसको हमको लगातार लड़ना पड़ेगा, लगातार इसके लिए लड़ना पड़ेगा, लगातार देखना पड़ेगा कि हमारे बीच कौन लोग हैं जो कि किसी आतंकवादी तत्व के बहकावे में आ रहे हैं, उस तरह सोच में आ रहे हैं, उस तरह करने की कोशिश कर रहे हैं, एक्टिविटी करने की कोशिश कर रहे हैं, और हम लोग को समय से उनको रोकना पड़ेगा। अब जैसे ये मॉड्यूल पकड़ा गया, धीरे धीरे जिसको हम लोग पकड़ते जा रहे हैं, आपने देखा लखनऊ से लोग पकड़े गए, कानपुर से लोग पकड़े जा रहे हैं। मॉड्यूल खुला सा होगा तो उससे काफ़ी असर पड़ता है, लेकिन ये जैसा मैंने कहा, ये हमारी लगातार चलने लड़ाई है। इसमें हम लोग सब मिलकर काम करें, चाहे ATS हो, चाहे सिविल पुलिस हो, हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी हो, सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी हो, सबको मिलकर काम करना पड़ता है। एक आपके विभाग से संबंधित सवाल था सर, आपने कहा अधिकारी बढ़े और आपको हैंड मिले, लेकिन निचले जो लेवल पे अधिकारी हैं, जो हमारे नॉन गेस्टेड रैंक पे अधिकारी हैं, इनका दबी जुबान से मानना होता है कि हमारी संख्या ज्यों की त्यों है और हमारे ऊपर वर्कलोड बहुत ज़्यादा आ गया, ड्यूटी की अनियमितताएं और इन सब की तमाम शिकायतें आती रहती हैं जो वो लोग आपके सामने नहीं रख पाते। तो क्या हम जान सकते हैं कि क्या ऐसी अनियमितताएं हैं, या उस ज़मीनी लेवल पे कुछ इसमें सच्चाई है उन लोगों की अपनी बातचीत में, इंटरनल बातचीत में? मैं 3 बात करना चाहूँगा जी। ऐसा नहीं कि नीचे वाले लोग संख्या नहीं बढ़ी, उनकी संख्या भी बढ़ी है, जी। ठीक ठाक बढ़ी है, क्योंकि मैंने 2010 से 12 में देखा था, अभी देखा था, नंबर 1। जी। नंबर 2, जो देखिए हमारी निचले वालों को जो समस्या होती है, जिस समस्या बार बार कहते हैं, वो ये कहते हैं कि साहब कि हमें अनियमित आवर्स में ड्यूटी करनी पड़ती है, नंबर 1, और नंबर 2 हमें छुट्टियाँ नहीं मिलती। जी जी जी, मुख्य। मैंने अपने तरफ से ये स्वयं आदेश दिया, और मैं स्वयं सुनिश्चित करता हूँ। आप देखेंगे कि मैं स्वयं अपने अंदर जितने अफसर्स हैं, जी। 41 अफसर्स हैं मैंने बताया, और 40 हमारे इंस्पेक्टर्स हैं, उन सब छुट्टी मैं स्वयं करता हूँ। जी। तो मैंने कहा आप लिबरली छुट्टी कीजिए, मैं खुद लिबरली छुट्टी कर रहा हूँ, सबका नीचे वालों सबको कह रहा हूँ। हमारे कुछ अफसरों को मैंने गलतफहमी ये होती है कि हम संख्या बल के आधार पर किसी सिचुएशन को अच्छे संभाल सकते हैं। उनको लगता है कि हमारे थाने में 50 लोग हैं और हमने 10 को छुट्टी दे दी, 40 ही बचेंगे, कल को प्रॉब्लम हम कैसे फेस करेंगे।
तो उस डर से लोग छुट्टी देते हैं, जबकि ये डर जैसे बिना आधार का बेसलेस आधार बेसलेस है। क्योंकि यदि कहीं समस्या हो रही है तो आपकी संख्या बल नहीं देखा जाता, ये देखा जाता है कि आपके 5 या 10 हैं, उनका विल कितना स्ट्रांग है। आप यदि गैर कानूनी मजमे का सामना करने जा रहे हैं तो आप कानून का पालन करने जा रहे हैं। आप राज्य के प्रतिनिधि हैं, आप जनता के प्रतिनिधि हैं, वो किसी प्रतिनिधि नहीं है। तो आपके संख्या बल से उन असर नहीं करेगा। तब तो आप कहीं कल जो 100 की भी रहेगी तो आप 100 पुलिस वाले लेके जाइए, 1000 भी 1000 पुलिस वाले, उससे काम नहीं चलता है। ये जो कुछ हमारे नीचे के अधिकारियों के मन में गलतफहमी होती है, थाना प्रभारियों के मन में, ACPs के मन में कि नहीं साहब छुट्टी नहीं देते हैं, इसके कारण कभी की दिक्कत होती है। अदरवाइज मैंने देखा है, पूरे पुलिस की मैंने लाइफ में देखा है, यदि आप अपने अधिकारियों को समय से छुट्टी देते रहे तो उनको कोई समस्या नहीं आती। अब मैं ये सुनिश्चित करने की कोशिश करता हूँ और मैं पिछले 8 महीने से ये कोशिश कर ले रहा हूँ और मैं बहुत हद तक सफल हूँ। सर, कई युवक और समाज की अलग अलग हिस्सों में पुलिस विभाग को लेकर तमाम नकारात्मकताएं छवियां हैं। ऐसे में लोगों को सत्य ऐसा जो हो, जो आप संदेश देना चाहेंगे उस समाज के लिए? देखिए, पुलिस की जो नकारात्मक छवि है बाहर में, उसे कुछ तो हम लोग भी जिम्मेवार हैं, मैं मानूंगा। लेकिन बहुत हद तक जो बाहर की मीडिया है, मीडिया में केवल मैं आप ही नहीं बता रहा हूँ, जब मीडिया की मैं बात करता हूँ तो मैं फिल्मों की बात करता हूँ, TV सीरियल्स की बात करता हूँ, ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी है, प्रिंट मीडिया भी है। वो ऐसी छवि समाज सामने प्रस्तुत करती है, लगता है कि पुलिस गलत काम करती है। बहुत बड़ा सर्वे हुआ है, सर्वे में जब 100 लोगों से पूछा गया कि आपकी पुलिस के बारे में जो छवि है, चाहे पॉजिटिव नेगेटिव, जो ज़्यादा नेगेटिव है, किस आधार पर बनी है? क्या पुलिस ने आपके साथ स्वयं ऐसा किया, या आपके मित्रों परिचितों के साथ ऐसा किया तब आपको चला, या आपने मीडिया से समझा? तो 70 से 75% लोगों ने कहा कि पुलिस के बारे में मेरे मन में छवि है वो मीडिया को भर करके है, मेरा पुलिस से कभी सामना ही नहीं। 15 से 20% लोगों ने कहा कि नहीं, मेरा सामना पुलिस से नहीं हुआ है, लेकिन मेरे परिचितों रिश्तेदारों के साथ पुलिस ने ऐसा किया इसलिए। 5% लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं पुलिस से सामना होता है। तो ये कमी होती है हमारी नकारात्मक छवि जो बाहर जाती है। नंबर 1। नंबर 2 क्या होता है कि हम राज्य के प्रतिनिधि हैं, स्टेट के प्रतिनिधि। हम यदि सड़क पर खड़े रहते, हमारे सिपाही खड़ा रहता है, वर्दी पहना रहता है, वो सिपाही नहीं है, वो राज्य का प्रतिनिधि है। उत्तर प्रदेश राज्य सरकार को प्रतिनिधित्व कर रहा होता है वहाँ पर। अभी जैसे हमारे यहाँ रोज आंदोलन होता है, हजारों लोग आ रहे हैं, क्या कहते हैं, बेरोजगार लोग आ रहे हैं, लखनऊ समस्या चल रही है पिछले महीने से। जब वो आती है तो क्यों आती है? कि हमें नौकरी दो, रोजगार दो। किससे नौकरी मांगती है? सरकार से। क्योंकि सामने कौन देखता है? पुलिस। सरकार नहीं दिखती है, पुलिस देखती है, और पुलिस उनको रोकती है। तो उनको क्या लगता है कि ये दुश्मन पुलिस है? पुलिस को भूमिका है क्या? पुलिस चाहती है रोजगार ना मिले? ठीक है। इसी तरह जब कोई और पार्टी आंदोलन करती है, सपा करे, बसपा करे, आप करे, कांग्रेस करे, मान ली कांग्रेस उस दिन आई बैठी थी, हमने कुछ नहीं किया, मान ली हमने कहा नहीं साहब अपनी भीड़ हटाइए, ये कीजिए, वो कीजिए, धक्का मुक्की होती, लाठीचार्ज हो जाती, विलेन कौन बनती? पुलिस। तो पुलिस के साथ ये डिफॉल्ट है, ये इनहेरेंट डिफॉल्ट है। हम चूंकि राज्य के प्रतिनिधि हैं, राज्य के प्रतिनिधि के रूप में हमें सब जगह खड़ा होना पड़ता है, तो हम इनके सामने खड़े होते हैं। भले ही हमारी मंशा बहुत अच्छी है, हम भी चाहते हैं कि जो बेरोजगार भाई आए, उसमें 10 हमारे दोस्त हैं, हमारे मित्र हैं, परिचित हैं, रिश्तेदार हैं, नौकरी मिल जाए, लेकिन हम उसको कुछ कर सकते हैं। ये तो स्टेट की पॉलिसी है, स्टेट को डिसाइड करना है। लेकिन उनके सरकार सामने हम आते हैं, हम उनको उठाते हैं, गाड़ी में बैठाते हैं, राइट, खींचते हैं, वो पिक्चर कैरी करते हैं, देखिए साहब एक बेरोजगार को 4 वो फैले जा रहा है। तो आम जनता को क्या छवि आती है? देखो पुलिस कितनी क्रूर है, कितनी निर्दयी है। आखिर पुलिस करे क्या वहाँ? पुलिस छोड़ दे उसको वहाँ लेटे हुए। तो ये है, तो इस छवि को ठीक करना हमारी जिम्मेवारी है, लेकिन समाज की जिम्मेवारी है। अगर समाज को सोचना पड़ेगा कि पुलिस क्या कर सकती है। दूसरी बात, ये जो पुलिस वाले आए हैं, कहाँ से आए हैं? हमारे आपके घर से। मैं तो चलिए मैं दूसरे प्रदेश से आया हूँ, एक बार के लिए मान लो, लेकिन हमारे अंदर जितने यहाँ ऑफिसर हैं या जितने पुलिस कर हैं, वो तो 97% लखनऊ के आसपास के ही लोग होंगे, उत्तर प्रदेश के होंगे। उनके भाई भी सब जगह, उनके भाई आपके मीडिया में, आपके भाई, आपके कोई भाई परिचित रिश्तेदार पुलिस में होंगे, तो सब जगह फैले हुए हैं। हाँ, लेकिन पुलिस के साथ ये दिक्कत है, लेकिन मैं फिर भी कहूँगा है, पुलिस के साथ भी कमी है।
हम जिस माहौल में काम करते उस माहौल में काम करते करते कभी कभी हमारा लफ्ज़ खराब हो जाता है, हमारे मुंह से गंदी बातें निकल जाती हैं, गाली गलौज निकल जाता है, गुस्से में आगे कभी कभी हमारा थप्पड़ से हाथ उठ जाता है, लाठी चल जाती है। हमें उस पर कंट्रोल करने की ज़रूरत है और हमारी ट्रेनिंग की हमारी सॉफ्ट स्किल की ट्रेनिंग इसी में है, हम कैसे इस सरचार्ज माहौल में भी अपने को कंट्रोल रखें कि सामने से जब मुर्दाबाद मुर्दाबाद आ रहा हो, लगातार आ रहा हो, उस माहौल में भी अपने को आप शांत रखे हुए हैं, आप रिएक्ट नहीं कर पा रहे हैं। सबसे इम्पोर्टेंट सवाल था सर एक, जो पुलिस कर्मियों को एक संदेश देगा। मानसिक तनाव पुलिस में पिछले कुछ समय से कई लोगों ने आत्महत्याएं की हैं इसमें, जिसमें कुछ राजपत्रित अधिकारी भी थे, और आपको इस डिपार्टमेंट का कूल कस्टमर मतलब बहुत शांत, क्या उसका राज कूल होने का राज क्या, बाकी आप जैसे कूल रहे, ऐसा क्या है? देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा, इसकी बहुत बड़ी साइकोलॉजिकल स्टडी है ये मैं अभी कुछ दिन पहले BSc में रहा था जी, तो BSc में भी करीब 13 महीने रह के आया, वहाँ भी मैंने इस पर स्टडी की थी, देखा था। अभी आपने कहा ना छुट्टी वाली बात, हमारे यहाँ छुट्टी, लोगों को छुट्टी नहीं मिलती है, परेशान हो जाते हैं, ये कर लेते हैं वो कर लेते हैं। कभी कभी BKC BSF CRPF किसी अफसर से बात कीजिए, उनकी स्टडी देखिएगा, वहाँ स्टडी की गई, वहाँ उल्टा पाया गया। वहाँ पाया गया BSF CRPF वगैरह में क्या होता है कि मिलिट्री की तरह ही जवान को हर एक साल महीने 2 महीने छुट्टी पर जरूर भेजा जाता है, कंपल्सरी भेजा जाता है, तो आप छुट्टी काट के आओ। वहाँ सुसाइड केसेस जब स्टडी हुई तो वहाँ पाया गया कि 50-60% क्वेश्चन में ऐसा होता है कि जब जवान घर से महीना 1.5 महीना 15 दिन रह के आता है, फिर ड्यूटी ज्वाइन करता है, तो ड्यूटी ज्वाइन करने के 2-3 दिन बाद सुसाइड कर लेते हैं। पता चला क्यों, क्या बात हुई, तो साहब कि वो बस अभी सुसाइड किया, उससे पहले आधा घंटे पहले फ़ोन से बात कर रहा था, अपनी बीवी से एडवाइस कर रहा था। तो आज के डेट में जो ये हमारे कम्युनिकेशन के माध्यम जो बढ़ गए हैं, तो उसका एक पॉजिटिव एस्पेक्ट है तो नेगेटिव एस्पेक्ट भी है। एक हमारा जब सिपाही जवान एक आर्म्स के साथ ड्यूटी करता है, राइफल के साथ ड्यूटी करता है, पिस्टल से ड्यूटी करता है, तो वो जो है सो काफ़ी वल्नरेबल पोजीशन में होता है। यदि हम कहीं खड़े हैं और उस समय हमारे मन पर कोई समस्या आ रही है, बीवी से कोई झगड़ा सामने आ रहा है, भाई से कोई झगड़ा सामने आ रहा है, पड़ोसी से झगड़ा सामने आ रहा है, तब हम जब उत्तेजित हो जाते हैं, तो मेरी एज ए आर्म मेरी ज़्यादा संभावना है कि हम एक पिस्टल निकालें, अपने गोली मारें। तो हम आत्महत्या क्यों करते हैं? बहुत साइकोलॉजिकल स्टडी है। स्टडी ये है कि एक ही पोजीशन में, एक ही स्ट्रेस में, एक ही डिप्रेशन में बहुत लोग उसको आराम से झेल जाते हैं, बहुत लोग नहीं झेल पाते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं। आप इसको इसी तरह देखिए कि बहुत लोग सीढ़ी से 2 सीढ़ी फिसलते हैं, गिरते हैं, कलेश कर जाते हैं। बहुत लोग 5 महीने से गिरते हैं, ठीक हल्का छोटा मोटा फ्रैक्चर आता है, 10-15 दिन अस्पताल में रहते हैं, फिर ठीक हो जाते हैं। तो स्ट्रेस सबको आता है, आपको आता है, हमको आता है, किसको स्ट्रेस नहीं आता है? लाइफ में स्ट्रेस आना ही है। उस स्ट्रेस को टॉलरेट करने की, सहन करने की हमारी क्षमता कितनी है? नंबर वन हम अपनी बातें अपने लोगों के साथ कितना शेयर करते हैं। सुसाइड की जितनी भी स्टडीज में ये भी देखा गया है कि सुसाइड की टेंडेंसी जब आपको आती है तो आप धीरे धीरे एकांत प्रिय होने लगते हैं, अपनी बातें किसी से शेयर नहीं करते हैं, अपने ही मायाजाल में सोच विचार जाना उलझते रहते हैं, नहीं खराब। यदि उस समय आपने अपने किसी मित्र से, रिश्तेदार से, पति से, पत्नी से, भाई से, प्रेमिका से अपनी बातें शेयर की, ज़्यादा संभावना रहती है कि आप सुसाइड से बच जाएं। बहुत सारे ऐसे वो कॉल सेंटर्स खुले हैं सुसाइड रोकने के लिए, वही कहते हैं कि आप कभी लगे तो आपसे बात की। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी स्टडी हम लोग भी कर रहे हैं, कराते रहें। जॉब का स्ट्रेस तो है ही, जॉब के स्ट्रेस का जब फैमिली का स्ट्रेस आ जाता है तब वो जैसे वो बड़ा कॉकटेल बन जाता है, तो ऐसा बन जाता है, क्रूल कॉकटेल मत पूछिए। हम लोग इस पर काम करने की जरूरत, हम लोग काम करते रहते हैं, हमारे पास भी जो लोग आते हैं उनकी बात सुनते हैं, काम करते हैं। सर, यूपी में सब इंस्पेक्टरों की भर्तियां होने जा रही हैं, जो युवा इसकी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे आप? मैं उन पर संदेश देना चाहूँगा कि देखिए, यूपी पुलिस पूरे देश में एक बेस्ट पुलिस के रूप में जानी जाती है और आपको एक बहुत सुनहरा अवसर मिल रहा है, गोल्डन अवसर मिल रहा है काम करने का। क्योंकि एज ए सब इंस्पेक्टर जब आप इसमें भर्ती होंगे पुलिस में, तो आप एक कटिंग एज लेवल पर हैं। आप जैसे सब इंस्पेक्टर बने हैं, कल थाने के चार्ज संभालेंगे, चौकी चार्ज संभालेंगे, इंस्पेक्टर प्रमोट होंगे, आगे डिप्टी एसपी तक जाएंगे, आप इन्वेस्टिगेशन करेंगे, लॉ एंड ऑर्डर संभालेंगे, तो आप एक ऐसा लेवल है कि आपका सारे पावर्स है और आपको परफॉर्म करने का, जनता को सेवा करने का बहुत सुनहरा अवसर मिलेगा। हम आपका स्वागत करते हैं, आप आए हमारे विभाग का हिस्सा बने। आप लखनऊ और प्रदेश की जनता को सुरक्षित रखने में यशस्वी हैं सर।
आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए।